हेलो बच्चों, मैं अनंत कुमार डेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने 10th क्लास का केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, जो था धातु और अधातु। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि क्या होता है, धातुओं के कुछ भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुण। अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो यानी कि धातु का कुछ भौतिक गुण आपने अगर नहीं देखा है तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या होता है, यानी कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरे से पूरे इसके बारे में मालूम चल सके, ज्ञान हो सके। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे इस वीडियो में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, देखने में अगर समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, हम आपको आंसर जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज ये जो वीडियो है यानी कि व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो आपका जो पहला रासायनिक गुण है वो है विद्युत धनात्मक गुण। दोस्तों, विद्युत धनात्मक गुण क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो धातु होते हैं इनके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके धातुओं के परमाणुओं के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को जो धातु होते हैं बहुत आसानी से त्याग कर देते हैं। और जब भी कोई परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है दोस्तों, तो वह धनात्मक बन जाता है, यानी कि विद्युत धनायन कहलाते हैं वो। तो जो जितने भी धातुएं होते हैं वे सभी के सभी विद्युत धनात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से हम उसे देखना चाहें कैसे होता है। तो अगर हम एक उदाहरण ले धातु का सोडियम, तो सोडियम एक प्रकार का धातु है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनों का विन्यास देखें तो पहले कक्षा में आएगा इसका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कक्षा में आएगा इसका 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। दोस्त इसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितना है, 1 है। तो करता क्या है सोडियम कि अपने बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसे त्याग कर देता है, यानी किसी को दे देता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सोडियम आयन बन जाएगा, यानी कि इस पे एक प्लस आयन एक धन आयन जुड़ जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 8 बन जाएगा, यानी कि इसका निकटतम जो आपका अक्रिय गैस है उसकी तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है। और दोस्तों, जितने भी धातुएं होते हैं वो अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का त्याग इसलिए करते हैं ताकि अपने नजदीकी अक्रिय गैसों यानी निष्क्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे प्राप्त कर सके। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो एक और एग्जांपल लेकर हम कैल्शियम का। तो दोस्तों, इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 20 होती है, यानी कि 20 होती है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो 2 पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में भी 8 और चौथी कक्षा में कितने आ जाएंगे दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2 है। अब ये करेगा क्या कि अपने बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो त्याग कर देता है बहुत ही आसानी तरीके से। तो इलेक्ट्रॉनों का जब ये त्याग करेगा तो बदल जाएगा ये कैल्शियम आयन में और 2+ जुड़ जाएगा इसके ऊपर में। तो ये दोस्तों ये पहचान होता है कि आयन है कि धनायन है कि विनायन है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 8 8 हो जाएगा, यानी कि इसके जो नजदीकी अक्रिय गैस है उसके बराबर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो चलिए, तो दोस्तों हम ये देखें कि इसका जो धातु का जो गुण होता है वो विद्युत धनात्मक गुण होता है। और इसी विद्युत धनात्मक गुणों के कारण धातु जो है बहुत सारे तत्वों के साथ अभिक्रिया करके बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। और इसी गुण के कारण यह बहुत सारे रासायनिक गुणों को भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अब इसके अगले रासायनिक गुण की बात करते हैं, जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो धातु है वो किसी ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो करता क्या है। तो जब भी कोई धातु किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो दोस्तों उस धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। उस धातु का क्या प्राप्त होता है दोस्तों, ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो आइए हम उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो अगर हम सोडियम लें और सोडियम का अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करा दे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, यानी कि सोडियम Na2O, जिसे हम सोडियम मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण होता है।
अगर एक और एग्जांपल ले ले, अगर जिंक ले ले दोस्तों, जिंक अगर इसका हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दे तो क्या बन जाएगा ये, तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, ZnO। दोस्तों जब भी हम कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो संतुलित समीकरण ही लिखा जाता है, तो इन दोनों समीकरणों को आप संतुलित जरूर कर लें, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातुओं के ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब हम कुछ नोट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे नोट हम आपको बताने वाले हैं जो आपको याद रखने होंगे कि जितने भी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो भस्मिक गुण प्रदर्शित करते हैं। धातुओं के ऑक्साइड भस्मिक गुण दर्शाते हैं। तो हमें याद रखना होगा कि जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं दोस्तों वे कैसे गुण दर्शाते हैं, तो भस्मिक गुण यानी कि भस्मीय होते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि जब भी कोई भस्मीय चीज है वो क्या करेगा, जब भी वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा उसमें, तो उसमें होगा ये कि वो क्षार बनाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हम किसी धातु के ऑक्साइड को जल के साथ घोल दें तो क्या होगा दोस्तों, क्षार बनाएगा, यानी कि क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी धातु होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं जो कि भस्मीय और अम्लीय दोनों गुण दर्शाते हैं। दोस्तों भस्मीय गलती लिखा हुआ है यहाँ पे, भस्मीय। तो हमने बताया दोस्तों भी कि कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय और भस्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, उन ऑक्साइडों को द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और भस्मीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे ऑक्साइड हैं जो ऐसे हो सकते हैं, तो वो हो सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और भी बहुत सारे धातु हैं जिनके ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विधर्मी यानी अम्लीय और क्षारीय, भस्मीय क्षारीय जो भी कह लीजिए, उनके गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें कि अगर उनको अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दे तो क्या बनाएंगे, तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे कैसे ये द्विधर्मी ऑक्साइड होते हैं। हम लेते हैं एग्जाम्पल जेडिनो का, जिंक ऑक्साइड का। तो अगर ये अम्लीय है तो अगर किसी हम क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा दोस्तों, तो ये बनाएगा दोस्तों, हम आपको पढ़ाए थे कि जब भी कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल का निर्माण करता है। तो अगर हम इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करा देते हैं, चलिए HCl के साथ करा देते हैं, तो क्या बनेगा, तो ये अम्ल है दोस्तों, अगर ये भस्मिक गुण प्रदर्शित करने वाला होगा तो अम्ल और ये भस्म दोनों अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इनकी रिएक्शन के बीच में क्या होता है। तो ZnO + HCl ये बनाएगा ZnCl2 और साथ में H2O बनाएगा, यहाँ पे संतुलित कर J2 लगा करके, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये अम्ल के साथ जब भी हम ZnO का अभिक्रिया कराएं तो क्या बना रहा है, ZnCl2 यानी कि एक प्रकार का लवण और साथ में जल बन रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ZnO जो है आपका कैसा गुण दर्शा रहा है यहाँ पर, तो भस्मिक गुण दर्शा रहा है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, अगर हम ZnO का रिएक्शन जो है, अभिक्रिया जो है, अगर हम करा देते हैं किसी क्षार के साथ करा दीजिए, यानी कि आप NaOH के साथ करा दीजिए, तब देखिए क्या होता है। तो ZnO NaOH तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों हम देखते हैं कि सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है और साथ में जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि सोडियम जिंकेट जो है वो क्या है, एक प्रकार का लवण है और यहाँ पे जल का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों हमने दो नोट्स के बारे में बात कर लिए, कुछ ऐसे नोट्स थे जो आपको एकदम याद रखना है। चलिए हम अगले नोट की बात करते हैं। नोट नंबर 3 क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड के जो ऑक्साइड होते हैं
उनके जो धातु जो उनके मतलब देखिए दोस्तों, ये अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये धातु है, ये कोई भी हो सकता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कैलेट कोई भी हो सकता है। तो इसके ऊपर का जो परत है, ये ऊपर का जो परत देख रहे हैं, अगर ये वायु के कांटेक्ट में यानी कि ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ का जो धातु है, ऊपर का जो धातु है, वो ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके इसके ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, जब इसके ऑक्साइड पर बन जाते हैं तो यह एक परत बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्साइड का क्या बन गया, परत बन गया। अब होता क्या है, यह एक परत जो है एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। ये टूटता नहीं है, इसका जो ऑक्साइड का जो परत है ये टूटेगा नहीं, और होगा ये कि अंदर वाली जो धातु आप देख रहे हैं इसको बचाता है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के जो ऑक्साइड होते हैं यह एक सुरक्षा कवच बना देते हैं धातुओं के ऊपर बाहरी परतों पे, जो अंदर के धातुओं को ऑक्सीजन से संपर्क में आने से बचाता है, यानी खराब होने से बचाता है। लेकिन लोहा के साथ ऐसा नहीं होता है। आप लोहा को देखे होंगे कि लोहा के ऊपर जब ये ऑक्साइड बनता है तो ये जो ऑक्साइड है ये धीरे धीरे टूट जाता है, टूट करके अंदर के धातु आ जाएगा, नया परत आ जाएगा ऑक्सीजन धातु का, और फिर यह ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के फिर यहाँ पे ऑक्साइड बनेगा, और यह ऑक्साइड फिर टूट करके गिर जाएगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि लोहा जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इन धातुओं के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। तो ये था इतना नोट जो हमें याद रखना है। अब हम धातुओं के अगले गुणों के बारे में बात करते हैं। तो अगला गुण ये है जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाले हैं कि जो भी धातु होते हैं उनकी प्रकृति जो होती है अलग अलग होती है। कुछ धातु जल के साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो उनके भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो अलग अलग है, जिन्हें हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाले कौन कौन से धातु है। तो जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु हैं वो है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये जो तीनों आप देख रहे हैं धातु, यह बहुत ही क्या होते हैं, आपके क्रियाशील होते हैं, और इसी कारण से ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए सोडियम जो है अगर ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस उसमें से मुक्त होती है। और दूसरा है पोटेशियम, और अगर जल के साथ अभिक्रिया करा दे तो पोटेशियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। आपको पता ही होगा कि दोस्तों जो हाइड्रोजन गैस होता है वो बहुत ही ज्वलनशील गैस होता है, तुरंत ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये जो दोनों अभिक्रियाएं जब ये दोनों धातु जल के साथ अभिक्रिया कर रहे होते हैं तो इसमें से इतनी अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है आग लग करके जलने लग जाता है। इसलिए कभी भी हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी सोडियम और पोटेशियम को वायु में या फिर जल में अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से ये जो अभिक्रिया जब हो रही होती है तो इसमें से इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा उष्मा उत्पन्न होती है कि उसमें की जो हाइड्रोजन गैस है उसमें आग पकड़ लेता है, वो जलने लग जाता है। थर्ड नंबर बात करते हैं कैल्शियम। जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनता है। एक चीज ध्यान देना होगा कि कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया कर रहा होता है तो ये आग नहीं पकड़ता है। रीजन क्या है, तो इसमें से उतनी मात्रा में उसमें उत्पन्न नहीं होती है जिससे कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ ले। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, तो हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण कैल्शियम जो है जल के ऊपर तैरने लगता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी हम कैल्शियम का अभिक्रिया जल से कराएंगे तो कैल्शियम जो है पानी में तैरने लगता है। रीजन क्या है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस इतना तेजी से ऑक्सीजन गैस उसमें से निकलता है कि वह जो है तैरने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली बात करेंगे कि वाष्प के साथ यानी कि, तो चलिए दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो धातुएं हैं वो कुछ ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कुछ जो उनके भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो भाप से अभिक्रिया करने वाले कौन कौन से धातु हैं, तो मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, ये जो है आपके भाप से अभिक्रिया करते हैं। ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये भाप के साथ अभिक्रिया करते कैसे हैं, देखिए। तो सबसे पहले धातु को हम गर्म करते हैं। ये जब बहुत ही ज्यादा तप्त हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो इनके ऊपर हम जब भाप डालते हैं, वायु के वाष्प जब डालते हैं, तो होता यह है कि मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और जिंक भी इसी तरीके से जल के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और फिर इसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी धातुएं हैं जो जल के साथ या उनके वाष्प के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे धातु है, देखिए, जैसे कॉपर हो गया, Hg हो गया, टीन हो गया, Ag हो गया, ये आपका Au, ये है आपका सोना, ये चांदी, ये टीन, ये पारा या मरकरी कहते हैं,
और ये है आपका कॉपर, ये जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, इसलिए इन सबका नाम आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले गुण की, कि अम्लों से अभिक्रिया, यानी कि जो धातु है जब भी वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। यहाँ पर देखा कि जब भी वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो दोस्तों जो धातु है अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा वो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ही करेगा। आइए देखते हैं। तो जब सोडियम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में आपका H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। सेकंड, मैग्नीशियम और HCl के बीच अभिक्रिया को देखें अगर हम, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दे तो मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में H2 बनता है। देखिए दोस्तों, हम एक चीज बता दें कि कॉपर जो है अगर हम इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो कुछ ऐसे भी धातुएं हैं जो इनकी अभिक्रिया नहीं होती है। यह उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है कि कौन सा धातु ज्यादा क्रियाशील है, उस बेसिस पे इनकी अभिक्रिया जो है अम्लों या किसी क्षारों के साथ होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। हमने आज इस वीडियो में सीखा कि जो धातुओं के कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, यानी कि उसकी विद्युत धनात्मक गुण होती है, जल के साथ अभिक्रिया होता है और अम्लों के साथ भी अभिक्रिया होती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन आपको पूछने हो तो जरूर इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको आंसर जरूर देंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे जो नए नोटिफिकेशन हो आपको जरूर मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।